नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मुख्य खबर से। और दोस्तों, आज हम बादरा आसपास से खबरों सहित आज बात करेंगे क्षेत्र के प्रमुख विषय पर। दोस्तों, जो अंडर ब्रिज बने हैं और जो ओवर ब्रिज की मांगे थी, कस्बे की क्या रिक्वायर्ड है और कस्बा किस प्रकार से दो भागों में बंटा हुआ है और लोग यहाँ किस कदर परेशानियाँ झेल रहे हैं, दोस्तों उसको लेकर भी। और आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बादरा में आए थे, उनको भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने ज्ञापन भी दिया। तो दोस्तों, इसके ऊपर विस्तार से आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे दोस्तों हम मंडियों के भाव की, मौसम के मिजाज की, और आज 18 अप्रैल को क्या विशेष दिवस है उसके ऊपर। वहाँ से शुरुआत करते हैं दोस्तों। 18 अप्रैल है और किस प्रकार आज का दिन विशेष है पूरे विश्व के लिए। दोस्तों, 1994 में वेस्ट इंडीज़ के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने एक टेस्ट की एक पारी में 375 रन बनाकर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया था दोस्तों, इतने ज़्यादा रन बनाने का। और इसके अलावा दोस्तों 1916 में आज के दिन अभिनेत्री ललिता पवार का जन्म दिवस भी है। और 1961 में अभिनेत्री पूनम ढिल्लों का भी आज के दिन जन्म हुआ था, तो उनका भी जन्म दिवस है। और 1859 में दोस्तों आज के दिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले तात्या टोपे का निधन हुआ था। और इसके अलावा 1882 को आज के दिन जो दिवस मनाया जाता है दोस्तों, विश्व धरोहर दिवस, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से अगर बताऊं तो 2011 तक दुनिया की 911 विश्व की धरोहर इमारतें और विश्व में ऐसी दोस्तों ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व अन्य इमारतें इस विश्व धरोहर दिवस की अधीन आ गई थी, उनके आंकलन में आ चुकी थी। और विश्व स्मारक पुरातत्व दिवस इसको पहले बोला जाता था, लेकिन उसके बाद में इसका नाम जो है 1982 में विश्व धरोहर दिवस के रूप में रख दिया था। और लगातार ये विश्व धरोहर दिवस के रूप में 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बताएं तो कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है पूरे विश्व में। कोरोना जो है वो कई देशों में इस कदर समस्या बनकर उभर चुका है और भारत में भी कोरोना की रफ्तार कुछ बढ़ी है। तो मैं आपको बताऊं इससे पहले दोस्तों, क्योंकि आप एहतियातन कदम उठाइएगा और ज़रूर है दोस्तों, चेहरे पर मास्क, जिन जगहों पर कोरोना अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है वहाँ आप मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पूरे एहतियात कदम अगर बरतेंगे तो दोस्तों आपके क्षेत्र में कोरोना जो है वो प्रचंड रूप नहीं लेगा। आज पूरे देश की बात करें तो 2183 कोरोना के मामले, 2183 दोस्तों, ये आंकड़ा 200-300 तक पहुंच चुका था। लहर तीसरी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अब ये दोबारा 2-3 दिनों से बढ़ने लगा है। 214 लोगों की एक दिन में मौतें हुई है दोस्तों। ये मौतों का ग्राफ भी एकाएक तेजी के साथ बढ़ा है। और मैं आपको सक्रिय मरीज अगर भारत में बताऊं तो दोस्तों उनकी तादाद भी 11,542 एक बार पुनः पहुंच चुकी है, जो कि 1,000 से कहीं नीचे आ चुके थे। और 5 ऐसे राज्य मैं आपको बताऊं जहां 100 से अधिक कोरोना के पेशेंट एक बार फिर से आए हैं। तो उनमें केरल सबसे ज़्यादा 940 मामले आए हैं और दिल्ली में दोस्तों 517 मामले एक साथ आए हैं। और हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 191 मामले आए हैं और महाराष्ट्र में 127, जबकि उत्तर प्रदेश में 135 मामले कोरोना के पिछले 24 घंटे में आए हैं। तो आप सावधानी ज़रूर बरतिएगा। और दोस्तों, अंत में आपको ज़रूर मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अब हम समीक्षा करेंगे उस विषय की। तो दोस्तों, आज की समीक्षा शुरू करें। बादरा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर हम बात शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताऊं तो रूस यूक्रेन का युद्ध अभी भी बदस्तूर जारी है। और दोस्तों 54 दिन हो चुके हैं, अभी भी रूस ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पर करता जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ जो देश में वर्तमान में उबाल लिए हुए जो एक विषय जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है दोस्तों, जो धार्मिक यात्रा है उन पर पत्थरबाजी करने का, उनको रोकने का और दंगे आदि का, जो दोस्तों दिल्ली में जो दंगा हुआ था
2 दिन पहले दोस्तों उसमें अब तक 20 से कहीं अधिक लोगों को अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज दोस्तों ऐसी पुलिस को मिली है जिसकी बिना पर गिरफ्तारियां की जा रही है और लगातार इस मामले की छानबीन की जा रही है और 1 दर्जन के लगभग जांच टीमें इस मामले की जांच कर रही है और कहाँ किस प्रकार से इस मामले के तार जुड़े होते हैं और किस प्रकार से ये मामला पूर्व नियोजित था या षड्यंत्र था, क्या था दोस्तों। घटना का पूरा जो डाटा है वहाँ मौके के ऊपर जाकर टीमें कलेक्ट कर रही है और दोस्तों देखते हैं इसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन ये जो मामला हुआ था दोस्तों देश में कहीं ना कहीं देश की मुश्किलें बढ़ाने वाला है और राज्यों में इस प्रकार की अफवाहें फैल कर ये मामले जो है वो तेज़ी के साथ दंगों का रूप ले लेते हैं। इसलिए एहतियातन तौर पर अफवाहों से बचने की सलाह पुलिस द्वारा भी दी जाती है, सरकार द्वारा भी दी जाती है। तो दोस्तों आप के आसपास अगर इस प्रकार की कोई घटना हो तो इसको आगे फॉरवर्ड ना करें क्योंकि ये अफवाह भी हो सकती है। दोस्तों पहले घटना की पूरी पड़ताल करें, उसमें आप पूरे पहले विश्वास हो आपको कि ये सत्य घटना है, तब भी आप उसके बारे में कुछ लिखने का काम करें दोस्तों। नहीं तो ये अफवाह बनकर बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं देश में कर सकती है। तो कुल मिला के दोस्तों अब शुरुआत करेंगे हम भादरा के उस विषय पर आते हैं जिस विषय को लेकर दोस्तों आज कांग्रेस व भाजपा दोनों ही संगठनों ने ज्ञापन दिए हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, आज भादरा कस्बे में उनका आगमन हुआ था और दोस्तों रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को यहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा नेताओं द्वारा ज्ञापन सौंपे गए थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष राजकुमार शर्मा है दोस्तों, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष महमूद भाटी उन्होंने अपने कार्यकर्ता के साथ एक ज्ञापन सौंपा और उन्होंने 6 जो सूत्री मांगे हैं उसका ज्ञापन सौंपा गया और 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन एक भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सौंपा। तो दोस्तों कुल मिला के हम शुरुआत करते हैं इसी बात की दोस्तों, किस प्रकार के ज्ञापन थे, ये किस विषय को लेकर थे और दरअसल ये दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता क्षेत्र की मांग किस प्रकार उठाने जा रहे थे और क्या समस्याएं प्रमुख रूप से है। दोस्तों मैं पहले आपकी भादरा की आपकी को भौगोलिक स्थिति एक प्रकार से बताता हूँ। 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला भादरा कस्बा और भादरा कस्बे के दोस्तों दक्षिणी साइड में की साइड की तरफ दोस्तों कम से कम 7 से लेकर 15 वार्ड आते हैं और इन 7-8 वार्ड जो आते हैं वो सबसे ज़्यादा मोमडन आबादी, मुस्लिम आबादी दोस्तों इन वार्डों में बसती है। अगर हाथीपुरा के वार्ड नंबर 7 को छोड़ दिया जाए वहाँ ज़रूर हिंदू आबादी ज़्यादा है। तो इन वार्डों में दोस्तों और इधर लाइन के रेलवे ट्रैक के पटरी के इस साइड उत्तर की तरफ जो वार्ड है, शेष वार्ड 40 वार्डों का कस्बा है भादरा और शेष सारे के सारे वार्ड इस साइड में है। तो बहुत बड़ा कस्बा का जो क्षेत्र है वो रेल पटरी के उत्तर की तरफ है, जबकि दक्षिण की तरफ मात्र ये 7-8 वार्ड दोस्तों आते हैं और इनमें हजारों की आबादी आती है, मुस्लिम आबादी इसमें ज़्यादा आती है। तो इस आबादी की तरफ जो मुख्य रोड है दोस्तों जो कस्बे को कनेक्ट करती है वो तारानगर सावा सरदार शहर की तरफ से चूरू की तरफ से आने वाला प्रमुख मार्ग जो है वो है। और इसके अलावा शेष आबादी में दोस्तों आदमपुर के, नौर के, सरसा के, हिसार के और राजगढ़ के सारे सड़क मार्ग जुड़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था दोस्तों, जिस प्रकार से आज ज्ञापन इन पार्टियों के नेताओं द्वारा दिया गया है उसमें क्या मांग है और किस प्रकार की मांग जो है इन परेशानियों से जुड़ी हुई ये मांगे हैं। तो दोस्तों भादरा में C61 पर है जो कि बाईपास पर है, नौर बाईपास जो कि सरसा हिसार होते हुए भादरा कस्बे से बाहर नौर की तरफ
जो आता है वो बाईपास है, वहाँ अंडरपास बना हुआ है, लेकिन वहाँ सबसे पहले ओवर ब्रिज पास हुआ था दोस्तों। उसमें किसी कारणोंवश यहाँ अंडरपास बना दिया गया, जो कि इसको आर्मी रोड भी कहते हैं दोस्तों। जब भारत पाकिस्तान या किसी भी हमारे पड़ोसी देश के साथ अगर सीमा विवाद होता है या युद्ध की स्थिति आती है, तो ये सड़क, ये मार्ग बहुत अहम और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इस मार्ग पर पूर्व में ओवर ब्रिज दिया गया था, लेकिन किसी कारणोंवश राजनीतिक वश दोस्तों इसको अंडर ब्रिज में बदल दिया गया। इसमें पानी, जब बरसात का सीज़न आता है तो दोस्तों बड़ी संख्या में पानी इसमें भारी मात्रा में जमा हो जाता है। वो 1 दिन से 1.5 या 2 दिन तक दोस्तों जमा रहता है। तो यहाँ वाहन जो है इन अंडर ब्रिजों से होकर नहीं गुजरते, तो इसलिए यहाँ यातायात उस समय भारी प्रभावित होता है। और यही स्थिति कमोबश से C-62 की है, और ये मांगे रखी है बाजियों के जो ज्ञापन दिया था दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अनूप सिंह शेखावत, गोपाल कौशिक, राजकुमार शर्मा, जगदीश प्रसाद गर्ग आदि अनेकों कार्यकर्ता बीजेपी के थे दोस्तों। उनके ज्ञापन में ये मांगे हैं। तो वार्ड जो C-62 है दोस्तों, जो नोहर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जो बना है, जो बादरा कस्बे में पुलिस थाना के आगे जो बना है, कमोबश उसी की यही स्थिति है दोस्तों। पानी, अगर बरसात का सीज़न है तो इसमें भी 1 से 2 दिन तक पानी जमा रहता है। और पीछे भी आपने देखा होगा कि इससे यातायात आवागमन जो है वो बिल्कुल ठप हो जाता है, और लोग रिस्क लेकर रेल की पटरियों के ऊपर से वाहन दौड़ाने को मजबूर होते हैं। और विशेषकर मोटरसाइकिल सवार जो सभी लोग हैं वो रेल की पटरियां लांग कर दोस्तों ऊपर से जो बाइक गुजारते हैं, जो कि कई हादसों का शिकार भी बने थे। पिछली बार जब बारिश आई थी तो हमने देखा था। तो कुल मिला के ये C-62 की भी ये स्थिति है। और C-64 इससे आगे, रेलवे स्टेशन से आगे जो समाज भवन की तरफ, राजगढ़ की तरफ जाता है दोस्तों, वहाँ निर्माणाधीन है। ये जो अंडर ब्रिज है वो निर्माणाधीन है, जो कि वार्ड नंबर 9 के अंदर जाकर पासिंग इसकी होगी, जो कि सावा बस स्टैंड की तरफ से आते हैं। तो जो सावा मार्ग है कस्बे का, सावा बस स्टैंड की ओर, वहाँ से जो पुराना एक पेट्रोल पंप था दोस्तों, मित्तल पेट्रोल पंप, वहाँ से, और ये वार्ड नंबर 9 में जाकर खुलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका निर्माण हो रहा है। और कमोबश यही स्थिति इसमें भी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन सभी को दोस्तों देखते हुए C-64 जो निर्माणाधीन है, उससे आगे दोस्तों एक ओवरब्रिज बनाने की मांग जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा की गई है, ताकि ये जो समस्या है वो अगर ओवरब्रिज बना दिया जाए तो इस समस्या से पार पाते हुए जो वाहन चालक है, संचालक है, वो ओवरब्रिज से कस्बे के इससे उस तरफ और उससे इस तरफ आ जा सके। तो कुल मिला के ये मांग भी प्रमुख है। और दूसरी मांग अगर हम बात करें भारतीय जनता युवा मोर्चा के ज्ञापन में थी, तो शहर के दक्षिण भाग में 7 से 15 तक वार्ड दोस्तों बताए गए हैं। रेलवे स्टेशन के पास जो वार्ड है, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 दोस्तों, उनके लोगों के लिए ये विशेष तौर से ये मांग रखी गई है कि वहाँ बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जो पैदल चलकर आती है, वहाँ एक प्रकार से फुट ओवर ब्रिज जो बोलते हैं, फुट ब्रिज बोलते हैं, जिसको पैदल फ्लाईओवर के नाम से भी वो जाने जाते हैं। बहुत से शहरों में आपने देखा होगा, उसकी डिमांड की गई है दोस्तों। ये भी बहुत खास है, क्योंकि रेलवे ट्रैक के ऊपर से, स्टेशन के ऊपर गुजरते हुए आगे जो अस्थायी पेड़ी लगी है और दीवार फांद कर जो हाथीपुरा के लोग हैं, वार्ड नंबर 9-8 के लोग हैं, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा भारी परेशानियों का सामना करते हैं। तो उनके लिए फुट ओवर की मांग जो की गई है। और शेष बादरा कस्बे के लोग अगर इन 2 वार्डों में उनको जाना हो तो दोस्तों वो भी कमोबश इसी प्रकार से उनको जाना होता है। बेशक यहाँ एक रेलवे स्टेशन के ऊपर ओवरब्रिज बना है, लेकिन दोस्तों रेलगाड़ियाँ आने के समय और भारी परेशानियाँ होती है, तो फुट ओवर ब्रिज जो है उसका, फ्लाई ओवर ब्रिज पैदल के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट और अहम हो जाता है। तो इसकी मांग भी है। और ट्रेनों के फेयर बढ़ाए जाने की कमोबश दोनों ही कांग्रेस व भाजपा के ज्ञापनों में मांग की गई है। इसके अलावा बीकानेर बिलासपुर ट्रेन वापस चलाई जाए जल्द से जल्द, ये भी मांग की गई है।
है और बठिंडा हनुमानगढ़ ट्रेन को बादरा तक चलाने की मांग भारतीय जनता युवा मोर्चा ने की है। इसके अलावा सादुलपुर बाया बादरा हनुमानगढ़ होते हुए रुणेचा धाम जैसलमेर तक एक ट्रेन चलाने की मांग क्षेत्र में की गई है। और C66 जो कि किसी समय रेलवे फाटक होता था दोस्तों, ये कमोबस मैं आपको बताऊं तो समाध भवन के पास में, इस ज्ञापन का ही हम अवलोकन कर रहे हैं दोस्तों। इसी के ऊपर कस्बे की इस मांग को हम आपके सामने विस्तार से बता रहे हैं। तो ये जो पुराना फाटक था समाध भवन के पास में C66 के नाम से दोस्तों, तो ये अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन यहाँ ओवरब्रिज बनाने की मांग भारतीय जनता युवा मोर्चा ने की है और इसका फ़ायदा दोस्तों ये मिलेगा। और कस्बे में इसकी किस प्रकार से आवश्यकता भी है मैं आपको बताऊं तो हिसार आदमपुर नौर हनुमानगढ़ की तरफ से भी आने वाले लोग और हिसार आदमपुर राजगढ़ आदि साइड से आने वाले, अगर उनको तारानगर चूरू सरदार शहर की तरफ जाना है तो दोस्तों उनके लिए कोई मार्ग भादरा में नहीं है, बीच में रेलवे ट्रैक आता है और ये अंडर ब्रिज है, उनकी क्षमता इस प्रकार से नहीं है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, जो बाहरी वाहन आते हैं जो बादरा में रुकना नहीं चाहते, वो राजगढ़ से तारानगर या हिसार से आगे सरदार शहर की ओर या तारानगर से आने वाले आगे हिसार दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, तो वो बादरा में नहीं आए। इसके लिए ये ओवर ब्रिज यहाँ अति आवश्यक है ताकि बादरा में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और बादरा में जाम की स्थितियाँ ना हो। तो दोस्तों ये फ्लाईओवर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ ओवरब्रिज की मांग भारतीय जनता मोर्चा ने की है और इससे दोस्तों बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा और दरअसल बादरा को ये बहुत बड़ी राहत प्रदान कर सकता है। और कांग्रेस के घोषणा जो ज्ञापन दिया था दोस्तों, इसमें भी ओवरब्रिज की मांग की गई है। उसमें समय या ठीक से स्थान जरूर नहीं दर्शाया गया। प्लेटफार्म में एक पर जो 4 पानी की टंकी बनी है वो कांग्रेस के ज्ञापन में दोस्तों उनको हटाने के लिए कहा है, वो बेकार में वहाँ जगह रोके रखी है, इस प्रकार की भी मांग की है। और इस स्टेशन के बाहर जो स्टेशन का एरिया है दोस्तों, वहाँ एक सार्वजनिक शौचालय की मांग की गई है। जो बाहर एरिया है वहाँ शौचालय नहीं है, तो इसको लेकर शौचालय की मांग भी की गई है। और AVTM खराब काफ़ी समय से पड़ा है, तो उसको दुरुस्त करने की मांग भी कांग्रेस द्वारा की गई है। और प्लेटफार्म नंबर 2 के पास काफ़ी जंगल नुमा झाड़ जखाड़ जैसा दोस्तों प्रतीत हो रहा है, तो उसको साफ़ सफाई करके वहाँ भी अच्छा उसको साफ़ सुथरा करने की मांग की गई है। और गाड़ियों को चलाने की, गाड़ियों के फेर बढ़ाने की मांग ही कांग्रेस के घोषणा इसमें ज्ञापन में है। तो कुल मिला के दोस्तों कमोबस मांगे तो एक जैसी है, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो ज्ञापन में मांगे हैं दोस्तों वो दरअसल कस्बे की जो बहुत पुरानी समस्या है उससे भी ज़्यादा मेल खाती है। और आगे भविष्य में किस प्रकार से बादरा कस्बे को राहत मिल सकती है उसको लेकर भी विस्तार से इसमें जो मांगे हैं वो रखी गई है। और संभवतः ये ज्ञापन दोस्तों अनूप सिंह शेखावत द्वारा तैयार किया गया था, क्योंकि अनूप सिंह शेखावत दोस्तों इस मामले में काफ़ी वर्षों पहले जब वो अंडर ब्रिज की मांगे थी, क्योंकि उनका जो निवास स्थान है वो भी वार्ड नंबर 7 में है, 8 में 7 में है, तो उन्होंने ये मांगे अंडर ब्रिज की ओर की रखी थी, धरना भी लगाया था, तो वो जानते हैं, काफ़ी समय से इससे जुड़े हुए भी वो हैं। तो कुल मिला के दोस्तों हम आगे इस विषय पर अनूप सिंह शेखावत के साथ या अन्य इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति हैं उनके साथ दोस्तों एक वार्ता भी करेंगे और विस्तार से जानेंगे इसकी और क्या इसमें ऐसा कुछ किया जा सकता है जैसे कस्बे के लोगों को इसमें राहत मिले। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों बादरा कस्बे की जो स्थिति है अंडर ब्रिजों को लेकर और ओवर ब्रिजों को लेकर वो हमने आपको बताई, और C65 के बारे में अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था दोस्तों, उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि जो विधायक बलवान पूनिया है उन्होंने भी विधानसभा में बताया कि मांग उठाई है C65 की, कि वहाँ ओवर ब्रिज बनाने की मांग जो है वो की जा रही है। वर्तमान में अभी वो रेलवे फाटक के रूप में ही है। तो दोस्तों यहाँ गाड़ियाँ जब आती है तो
काफ़ी लंबा जाम लगता है और ये दोनों आबादियों को जोड़ने वाला और दोस्तों विभाजित करने वाला एक स्थान बना हुआ है। और मैं आपको एक डिटेल में बताऊं तो जो मुस्लिम आबादी है दक्षिण की तरफ बसी है दोस्तों, जो 7 से 15 वार्ड हैं, उनके लिए दोस्तों कब्रिस्तान जो है वो से कस्बे के शेष आबादी में बसा हुआ है और काफ़ी दूर गणेशपुर आवास के पास बसा हुआ है। तो वहाँ जब किसी का निधन होता है तो जनाजा लेकर जो है मुस्लिम लोग वहाँ तक जाते हैं दोस्तों। और यहाँ रेलवे फाटक को क्रॉस करके जाना पड़ता है, जो कि रेलगाड़ी आने के समय में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यही कमोबस्त स्थिति शेष बादरा के लिए सबसे बड़ी कल्याण भूमि, मोक्ष भूमि दोस्तों मुस्लिम आबादी में बनी हुई है, जो दक्षिण की तरफ है। तो उत्तर से आने वाले सभी जो हिंदू लोग हैं वो दोस्तों उनके अगर यहाँ कोई अंतिम संस्कार की क्रियाएं होती है तो वो अर्थी लेकर दोस्तों इसी मार्ग से जाते हैं और इसी फाटक से रूबरू होकर जाना पड़ता है। और यहाँ कई बार स्थितियाँ ऐसी होती है कि फाटक बंद मिलते हैं दोस्तों, ये बहुत दुखदायी स्थिति होती है व्यक्ति के लिए और सामाजिकता के लिए दोस्तों। यहाँ अगर देखें तो यहाँ ओवरब्रिज की तो वाकई में आवश्यकता थी, लेकिन किसी कारणवश यहाँ फिजिबल नहीं है बोलकर इसको रिजेक्ट किया गया था हमारे सांसद राम सिंह कसवा द्वारा। उसके बाद में सांसद राहुल कसवा बने, राम सिंह कसवा के पुत्र दोस्तों, उनके द्वारा भी यहाँ फिजिबल तो नहीं बताया जा रहा है दोस्तों। कुल मिला के यहाँ कैसे फिजिबल होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ अगर ओवरब्रिज बनता है किसी प्रकार से, किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी से, तो ये बादरा कस्बे के लिए 4 चांद लगाने वाला दोस्तों कदम होगा। और उससे पहले अगर जाए तो दोस्तों डॉक्टर सुरेश चौधरी जो विधायक थे 2003 से 2008 में दोस्तों, उनकी तरफ से मांग उठाई गई थी कि ये जो रेलवे ट्रैक है दोस्तों, तब बड़ा रेलवे ट्रैक नहीं बना था, छोटी ट्रैक थी, मीटर गेज थी, रोड गेज नहीं बनी थी। तो दोस्तों उस समय मांग उठाई गई थी कि जो राजपुरा बास है उसके पीछे से होकर बादरा स्टेशन के को आगे ले जाकर इस समस्या का समाधान कराए। और ये जो रेल बीच से पटरियां जाती है बादरा कस्बे को डिवाइडेशन करती है, उसको यहाँ से हटा दिया जाए और बादरा के बाहर बाईपास से होकर स्टेशन में बनाई जाए। तो दोस्तों इसकी मांग की गई थी। तो दोस्तों बादरा कस्बे के लिए ये अति आवश्यक है। और इस प्रकार से अगर कोई निदान होता है अंडर ब्रिज का, ओवर ब्रिज का, तो बादरा कस्बे के लोग इसका स्वागत करेंगे और काफ़ी बादरा कस्बे में के लोगों द्वारा इसमें राहत भी मिलेगी। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। जल्दी से हम आपको मंडियों के भाव बताते हैं। बादरा से शुरुआत करते हैं दोस्तों। बादरा में चना 4835 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहे और गेहूँ के भाव 2115 रहे हैं और ग्वार के भाव 6005 बादरा में रहे और सरसों के भाव 6426 रुपये प्रति कुंटल बादरा में रहे हैं। और नौर में ग्वार के भाव 6268 रहे हैं, सरसों के भाव 6703 रहे हैं, चना के भाव 4825 रहे, तारामीरा के भाव 5225 रहे हैं, जबकि गेहूं के भाव जो है 2336 रहे हैं नौर में और जौ के भाव 2800 रुपये प्रति कुंटल रहे हैं, जबकि मोट के भाव 7240 यहाँ रहे हैं। और रावतसर मंडी में सरसों दोस्तों 6981 रुपये, ग्वार 6201 रुपये, चना के भाव 4851 रुपये, मूंग के भाव 5600 और गेहूं के भाव 2222 रुपये प्रति कुंटल और जौ के भाव 2800 रुपये रहे हैं। तारामीरा के भाव 5238 रहे। संगरिया मंडी में सरसों दोस्तों 6875 रही है, जबकि विजयनगर मंडी में कपास के भाव 9500 रुपये और गुवार के भाव 6140 रहे हैं, जबकि गोलवाला मंडी में सरसों दोस्तों 7202, जौ के भाव 2631, गेहूं के भाव 2172, चना के भाव 4975, जबकि रायसन नगर मंडी में सरसों के भाव 7052, चना के भाव 4935, जौ के भाव 2975 रहे हैं, जबकि गेहूं के भाव 2335 और ग्वार के भाव 6226 रुपये प्रति कुंटल रायसी नगर मंडी में रहे। और गढ़साना मंडी में सरसों दोस्तों 7000 रुपये प्रति कुंटल और तालमीरा 5315 रुपये, जौ 2700 रुपये, चना 5020 रुपये और गेहूं 2275 रुपये प्रति कुंटल और ग्वार के भाव 5975 रहे और मूंग के भाव 6355 रुपये प्रति कुंटल गढ़साना में रहे हैं। और सूरतगढ़ मंडी में ग्वार के भाव 6000, मूंग के भाव 6500, जबकि नरमा बिका है यहाँ 11000 रुपये प्रति कुंटल।
एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 11,622 रुपये प्रति कुंटल और आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 12,196 सर्वाधिक भाव, जबकि ग्वार के भाव 6,301 और सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 11,800 बिका है और गेहूं बिकी है 2,015, सरसों बिकी है 6,515 रुपये, जबकि ग्वार के भाव 6150 यहाँ रहे हैं। तो ये रहे दोस्तों मंडियों के भाव। और आज 18 अप्रैल को मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा है और 14 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली थी। 100% बादल दिन में छाए रहे थे, उसके बाद में शाम को वो बादल नहीं रहे, लेकिन रात्रि को भी दोस्तों बादल जो है 50-60% छाए रहेंगे और 35 से 41% जो टेम्परेचर है वो बना रहेगा। तो दोस्तों गर्मी का एहसास होगा और 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं तेज जरूर चलेगी। 19 अप्रैल को कल 29 से 40 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, 41 से 43 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा। तो दोस्तों प्रचंड गर्मी की शुरुआत दोबारा शुरू हो चुकी है, लेकिन कल दिन में बादलों का जमावड़ा रहेगा और दोस्तों परिवर्तनशील मेघ कल रहेंगे और कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो 0.6 mm बरसात अर्थात बूंदाबांदी भी कल आपको देखने को मिल सकती है, जिससे कोई बहुत ज़्यादा मौसम के मिजाज में आपको राहत मिलने की तो बात नहीं है, लेकिन धूप से ज़रूर निजात मिलेगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से बादल ज़्यादा तो नहीं होंगे और रात्रि को बादल 80 से 90% छाए रहेंगे, 30 से 33% डिग्री का टेम्परेचर रहेगा। तो कुल मिला के टेम्परेचर कल रात्रि को काफ़ी कम होगा, रात होगी। 0.9 mm बरसात कल रात्रि को भी हो सकती है। तो ये है मौसम का मिजाज दोस्तों। और इसी के साथ आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आज आपसे रूबरू होंगे। और कल दोस्तों मैं आपको बताऊं तो कल एक ऐसे परिवार की जो सादगी की मिसाल है उसकी हम समीक्षा करेंगे। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।